नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो ये हम बिंदु स्टार्ट किया था ये पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में बिंदु पथ एक क्लास का काम है, फिर उसके बाद सरल रेखा एक दो क्लासेस उसके अंदर होगी, फिर ऐसे ही वर्त के बारे में प्रबल्य और अति प्रबल्य। तो ये 2D के अंदर टॉपिक्स आपके भाई, यानी प्रत्येक में से एक एक क्वेश्चन बनेगा, तो भी 7 से 8 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इस टॉपिक में से। तो ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। 7-8 क्वेश्चन कम नहीं होते, लगभग देख सकते हैं 14-15 नंबर का काम एक टॉपिक 2D से आ रहा है, वो इतना ही 3D से 3-4 क्वेश्चन उससे आएंगे। तो यानी ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सरल है। देखो कहाँ दिक्कतें आ रही है, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं पहले वही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। एक एक दो चीज़ में जो पढ़ी हुई है उसमें बीच में एक एक दो चीज़ें नहीं आपको बता देता हूँ, बस यही चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है। तो चलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं, एक एक चीज़ हम लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और ऐसे ही ये भी क्लास धमाकेदार हमारी होने वाली है। और क्वेश्चन इस क्लास में से भी बनने वाला है, क्योंकि इसमें से जो ये टॉपिक आज मैं कराऊंगा, अंत्य विभाजक सूत्र, बाह्य विभाजक और मध्य बिंदु, यानी कोई भी रेखा है उसका मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, कोई रेखा है उसका अंत्य विभाजक बिंदु कैसे निकालेंगे, बाह्य विभाजन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से ये टॉपिक बचा है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती हैं। और हर बार क्वेश्चन देखिए लगातार 2013 के अंदर, 2016 के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है आपका अंत्य विभाजक सूत्र, अंत्य विभाजक सूत्र भाई, ठीक है। सिंपल चीजें हैं, वही इंटरनल डिवीजन आप इंग्लिश के अंदर लिख सकते हैं। कोई अंग्रेज है तो देख लीजिए, इंटरनल डिवीजन मतलब कोई इंग्लिश मीडियम से है तो देख लेना भाई, अंग्रेज का मतलब यही है, कोई सीरियस मत ले जाना इस चीज को। अब देखो अंत्य विभाजक सूत्र, सीधे तौर पर देखिए ये आपके पास है वही 2D आ गई। अब इसके अंदर कोई आपके पास ये पॉइंट एक ये रहा P और एक पॉइंट आपके पास Q ये रहा, ठीक है। अंत्य विभाजक का मतलब कि जो ये रेखा है, अंत्य विभाजन यानी इसके अंदर, इस रेखा के अंदर एक तो बाह्य विभाजन होगा जो बाहर विभाजित करेगा, और इस रेखा के अंदर इस रेखा को M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर देगा। यानी हम करते हैं ना, कोई रेखा कोई बिंदु है, कोई बिंदु आप रखेंगे कहीं भी रख दीजिए, वो बिंदु क्या करेगा, रेखा को अनुपात में विभाजित कर देगा। 2:3 में कर दे, 3:1 में कर दे, 1:1 में कर दे, यानी सम विभाजन कर दे, तो ये कर सकता है। तो यानी उसको हम मान लेते हैं कि ये M1 अनुपात और M2 अनुपात में इस रेखा को विभाजित कर देता है। ये निर्देशांक क्या हो गए आपके x1, y1, ये हो गए x2, y2। अब यहां पर जो विभाजन कर रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक मैंने मान लिए x, y। अब कई बार यहां से पूछेगा सीधा क्वेश्चन कि जो विभाजन किया है जिस अनुपात में करेगा, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, अनुपात दे देगा, ये बिंदु दे देगा और सीधा कहेगा कि इसके निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसके लिए एक सूत्र हम बता रहे हैं, जो भी चीज आपको ज्ञात करनी हो M1 M2 ज्ञात कर सकते हैं, यानी एक सूत्र के अंदर पिरो देंगे, दो चीजें दी हैं तो तीसरी आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो ये इस सूत्र के अंदर पिरोने का हम अभी काम करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले दो चीजें थोड़ा सा इस चीजों को मिलाते हैं। तो ये देखिए ये क्या होगा, लंब होगा आपका, और ये दूरी आप बता सकते हैं अच्छे से क्या होगी, y2 होगी। ये दूरी आप बता सकते हैं क्या होगी, यहां से मैं इसको मिला देता हूं, ये दूरी आपकी x2 होगी। ये अगर ये पॉइंट मैं यहां से मिलाऊं, ठीक है, और एक पॉइंट देखो यहां से ये भी मिलेगा आपका, यहां से अगर मैं इसे मिलाता हूं, देखो त्रिभुज बन रहा है ना, ये पॉइंट क्या होगा, देखो यहां पर ये पॉइंट क्या है, x वाला, तो यहां पर ये पॉइंट x बचेगा ना आपका, यहां पर ये पॉइंट x है। यहां पर अगर आप बात करेंगे, देखो यहां से इस बिंदु पर आपका y बन जाएगा, यानी दोनों चीजें यहां पर बच जाएंगी, ये आपका y हो गया, ठीक है। यानी ये दूरी आपके पास, एक तो ये दूरी हो गई और एक दूरी आपके पास ये हो गई। यहाँ पॉइंट क्या आएगा, देखो ये देखो x2 का मान तो यहाँ पर इतना ही रहेगा, देखो x2 का मान तो यहाँ पर जो मान है वही चाहे यहाँ पर रख लो, यहाँ पर रख लो, तो x2 का यहाँ पर तो x2 ही रहेगा, यहाँ पर x रहेगा। तो यानी यहाँ पर आपके पास दो त्रिभुज बन गए हैं। एक चीज यहाँ पर भी मिला देते हैं, इसको यहाँ पर भी मिला देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आपके पास दोस्तों दो त्रिभुज बने हैं। ये त्रिभुज देखो P, इसे दे देते हैं अपन R दे देते हैं, इसे अपन T दे देते हैं, PRT, और इसे दे दिया N, ठीक है। अब देखो ये जो दो त्रिभुज हैं आपके, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं भाई, ठीक है। त्रिभुज कौन सा हो गया, देखो एक त्रिभुज आ गया आपका P, यहां पर एंगल भी आप
मान सकते हैं, या फिर हमें जो चीज़ निकालनी है वो हम चीज़ ज्ञात करते हैं। तो देखो इन दोनों के मध्य, बिंदुओं के मध्य जो दूरी होगी, देखो यहाँ पर ये x वाली होगी, कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से x माइनस का x1 बिंदु यहाँ पर आएगी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं x2 माइनस का x, ठीक है, ये चीज़ें काम आएगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज, और समरूप त्रिभुजों के अंदर जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होती है। मैं सूत्र लिखवा रहा हूँ, मेन चीज़ आपको इसमें कम समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मेन चीज़ है सूत्र याद रखना, वो सूत्र याद रख लेना, बस आपका काम चल जाएगा। बाकी मैं चीज़ें ये करवा रहा हूँ भी मुझे आता है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको, बाकी आपको ये चीज़ें नहीं करनी, थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ जाए, यानी मेन चीज़ यही होती है कि मुझे आ रहा है ये। बाकी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, जो सूत्र मैं आपको लिखवाऊँ सीरियस रूप से आप सुने तो वो सूत्र आपको याद रखना है भी, ठीक है। वैसे मैं सीधा आपको लिखवा सकता था कि अंतर विभाजन में ये सूत्र होगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो चीज़ें समझाने में आएगी, जो चीज़ आप समझ जाएंगे। अब देखो रटाने को तो सारे फॉर्मूले आपको मैं फटाफट लिखा दूं तो याद हो गए, लेकिन चीज़ें तो समझनी तो ज़रूरी है कि कैसे फॉर्मूला बनाए। बाई चांस आपको वहाँ पर ना आए और चीज़ आपने समझ रखी है तो वहाँ से फॉर्मूला तो बना सकते हैं, फॉर्मूला तो कुछ ना कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी। अब देखो यानी ये दो त्रिभुज है आपके पास, कौन सा, कोई कुछ भी मान लो, PTR त्रिभुज PTR तथा त्रिभुज TQRN समरूप त्रिभुज हैं। और एक चीज आप जानते हैं, समरूप त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुजों में जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं क्या होती हैं भाई, समानुपाती होती हैं। बस इसमें यही चीज समझाऊंगा, बाकी बाह्य विभाजन वाले हैं तो उसके अंदर डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता दूंगा। यहाँ पर मध्य बिंदु तो आप वैसे ही जानते हैं। तो देखो यहाँ से संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो एक तो भुजा PT अपॉन TQ, PT अपॉन TQ बराबर किसके होगा भाई, संगत भुजाएं, ये ले लो, ये मान आपके पास है, तो PR अपॉन TN, PR अपॉन TN। अब इसके मान रख दो, जो है PT का मान कितना है M1 और इसका हो गया M2, और यहां से PR का मान देखो कितना है, PR का मान x माइनस का x1 अपॉन में ये x2 माइनस का x1, सॉरी x है। अब देखो वज्र गुणा करा देते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास M1, देखो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा M1 x2 माइनस का M1 x माइनस का M1 x बराबर आपके पास आ गया M2 x माइनस का M2 x1। अब देखो ये वाला पार्ट, देखो जो M1 M2 है इस वाले पार्ट को यहां पर मैं ले आता हूं, तो देखो फॉर्मूला बनेगा आपका भी, एक जगह ले आता हूं M1 x2 प्लस का M2 x1, और ये इधर आएगा, दोनों x कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस का M2। तो यानी जो देखो जो बिंदु निकालने थे विभाजन के बिंदु, यहां पर x का मान निकाला था तो x का मान आ रहा है आपके पास, तो देखिए x का मान कितना आ जाएगा, M1 x2 प्लस का M2 x1 अपॉन में M1 प्लस का M2, तो ये x का मान आ गया आपके पास। नीचे तक दिख नहीं रहा है तो भाई अब दिखा दूंगा, देखो ये रो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बस यही है, एक आ गया ना, इसी प्रकार y का मान भी आ जाएगा, देखो नीचे तो दिख रहा है ना, इसी प्रकार y का मान भी क्या आ जाएगा, y बराबर ऐसे ही, अब यहां पर y वाला आ जाएगा M1 y2 प्लस का M2 y1 अपॉन में M1 प्लस का M2, ये y का आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, अंतर विभाजन के सूत्र हैं। तो दोनों फॉर्मूले एक बार मैं प्रॉपर वे से यहां पर लिख देता हूं, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो थोड़ा स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहें तो थोड़ा सा पीछे करके ले लीजिए, जब मैंने साफ नहीं किया होगा तब ले लेना, ठीक है। यहां देखो x का मान, अंतर विभाजन में x का मान कितना आ गया, शाबाश, फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, M1 x2 प्लस का M2 x1 अपॉन में M1 प्लस का M2, ये हो गया x, ठीक है। y का मान वही M1 y2 प्लस का M2 y1 अपॉन में M1 प्लस का M2, ये हो गया y का मान। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखो बाह्य विभाजन आएगा, उसके अंदर एक चीज आएगी, बाह्य विभाजन, देखो यानी बाहर से कोई विभाजन होगा, ये तो आंतरिक था यानी अंतर विभाजन था ऐसे इसी रेखा पर, लेकिन अब बाह्य विभाजन, ये PQ है, इसी रेखा पर विभाजन था वो अंतर विभाजन था, लेकिन बाह्य यहाँ कहीं और कहीं विभाजन होगा वो बाह्य विभाजन होगा। और बाह्य विभाजन के अंदर एक चीज आपको याद रखनी है, जब M1 M2 ऋणात्मक हो, यानी जो अनुपात आप M1 M2 का निकाल रहे हैं वो ऋणात्मक हो, तो वहां बाह्य विभाजन होगा। तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला याद रखना है बाह्य विभाजन का, ये अंतर विभाजन, यहाँ बाह्य विभाजन, ये फॉर्मूले याद रखने हैं भाई। अब
समझा बहुत दिया आपको, अब फॉर्मूले याद रखने हैं। तो बाह्य विभाजन के अंदर यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो x का मान बाह्य विभाजन के लिए मैं मान निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो देखो m1 x2 माइनस का m2 x1 अपोन में m1 माइनस का m2, ये x का मान आ गया। ऐसे ही y का मान m1 y2 माइनस का m2 y1 और नीचे आ जाएगा m1 माइनस का m2, ये आ गया y का मान। तो ये है भाई दोनों फॉर्मूले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है निश्चित तौर पर। कैसा बनता है अभी आपको मैं बताऊंगा, पहले इस फॉर्मूले को याद कर लो, कुछ नहीं है, सिंपल है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन में m1 प्लस m2, y के लिए y2 की जगह x2 की जगह y2 कर दो और x1 की जगह y1 कर दो, और बाह्य विभाजन में दोनों के अंदर माइनस लगा दो, ऊपर नीचे दोनों, बस क्या है, एक फॉर्मूला याद है तो सारे याद हैं, ठीक है। अब देखो मध्य बिंदु, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, जो सिंपल हैं वो मैं टाइम नहीं लगा रहा उनमें, जो चीजें सिंपल हैं उनमें टाइम क्या लगाना भाई, ठीक है। टाइम तो जो समझानी थी समझाना ये था, ये समझा दिया, अब तो फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे आपको, और मैं याद करवा दूंगा, चिंता मत करो आप, फॉर्मूलों की टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अब देखो मध्य बिंदु क्या होगा, क्वेश्चन करने हैं इसलिए मैंने ये थोड़ा सा जो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं भाई, सब जानते हैं, मिडल पॉइंट सब जानते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। इस बार रीड के अंदर क्वेश्चन भी आया था मध्य बिंदु से। देखो ये आपके पास रेखा है PQ, ठीक है, इसके निर्देशांक x1, y1, इसके हैं x2, y2। यहां से मध्य बिंदु आपको निकालना है, इसका मध्य बिंदु यहां से ये पॉइंट आपको निकालना है, जो भी मान लो जो क्या है r है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे, x1 प्लस का x2 अपोन 2, देखो x1 प्लस का x2 अपोन 2, ये तो ये मध्य पॉइंट का x बड़ा आ गया, और y बड़ा y1 प्लस का y2 अपोन 2, बस ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। दोनों के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 मध्य बिंदु आता है, सब जानते हैं, कहाँ दिक्कत है, बस ठीक है लिखो। क्वेश्चन करते हैं अपन, मेन चीज है क्वेश्चन करना। ठीक है, फिर दूरी सूत्र के उपयोग हम करेंगे, एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर एक दो क्वेश्चन और भी करेंगे, चिंता मत करो। जो दूरी सूत्र हमने कल किया था उसके उपयोग भी मैं आपको करवाने वाला हूं। क्वेश्चन देखो कैसा बनता है भाई, बिंदु 1,2 तथा 3,4, बिंदु 1,2 तथा 3,4 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में, रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला, रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु है, ठीक है। यही है, बिंदु 1,2 तथा 3,4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु आपको ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला सेम टू सेम क्या है, अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा फॉर्मूला नहीं बोलने दूंगा, आपको याद करा के छोड़ूंगा। तो बिंदु क्या आएगा, x1, देखो क्या था, m1 x2 प्लस का m2 x1 अपोन में m1 प्लस m2, ये तो था x बड़ा। y का ऐसे ही, y का क्या है, y के अंदर कोई दिक्कत नहीं, m1 y2 आ जाएगा प्लस का m2 y1 आ गया, नीचे m1 प्लस का m2 आ गया, बस यहाँ पर मान रखने हैं। तो x का मान आ जाएगा, m1 का मान कितना देर का, देखो m1 बिंदु 1,2 तथा 3,4 को मिलाने वाली रेखा 2:3 में, तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये आपका x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर m1 का मान कितना है, 2, x2 का मान 3 प्लस का m2 का मान 3, x1 का मान 1, m1 प्लस m2 दोनों को जोड़ दो, कितने हैं, 2, 3, 5, तो ये x का निर्देशांक आ गया। ऐसे ही y बड़ा आ जाएगा, m1 का मान देखो कितना है, 2, y2 का मान कितना है भाई, 4 है, प्लस का m2 का मान कितना है, 3 है, और y1 का मान कितना है, 2 है, और नीचे वही आपका 5 आ गया। तो यहाँ से आपके बिंदु आ जाएंगे x 3 2 6 और 3 9/5, x का मान
y का मान देखो कितना आ गया, 4 दूए 8 और 6 14, 14/5। तो ये दोनों बिंदु आ गए आपके पास कौन से, 9/5 और 14/5, ये बिंदु आ गए। कहाँ दिक्कत है भाई, फॉर्मूला याद है तो मिनट का काम नहीं है, मिनटों का काम नहीं है फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, बनते भी हैं और आपको करने भी पड़ेंगे। तो ये तो हो गया भैया आपका, तीनों बता दिए, अंत्य विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र और मध्य दूरी। अब हम करते हैं जो दूरी सूत्र के उपयोग हैं, यानी जो दूरी सूत्र हमने पढ़ा था, दूरी सूत्र की सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूरी सूत्र की सहायता से आप क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं। एक तो देखिए, यानी दो, अगर आपके पास छोटे यानी 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं और दो के आप प्रत्येक के मध्य आप दूरियां निकालें, 3 बिंदु हैं, तो 2 बिंदुओं का आपके मध्य की दूरी आप जोड़ रहे हैं 2-2 करके, तो वो अगर तीसरे की दूरी के बराबर आ रहा है तो कह सकते हैं कि तीनों बिंदु सहरेख हैं। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज में यानी तीनों ही दूरियां, जो तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों के जो मान है AB, BC, CA, ये तीनों बराबर आते हैं, तो आप कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज है। 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं, 2 मान लीजिए बराबर आ रहे हैं, 3 शीर्ष दे रखे हैं त्रिभुज के, तो उनमें से 2 की दूरी बराबर आ रही है, तो आप उसे क्या कह देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसे ही समकोण, यानी आप 2 छोटी भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, तो समकोण त्रिभुज है। तो ये दूरी का हो गया 3 बिंदुओं के लिए। 4 बिंदुओं के लिए देखो सिंपल सी बात है, ये मैं लिखवा दूंगा, बाकी चीजें समझो। 4 बिंदु जिसके अंदर 4 शीर्ष हो, जिसके अंदर जैसे आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर चारों दूरियां बराबर हो, चारों दूरियां बराबर होने का मतलब एक चीज ध्यान में आ गया, एक तो समचतुर्भुज हो सकता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एक आपका वर्ग हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनो इस चीजों को। एक तो 4 दूरियां किसके बराबर होती हैं, एक तो वर्ग की, चारों भुजाओं की बराबर किसकी होती है, एक तो वर्ग की और एक समचतुर्भुज की। लेकिन वर्ग के अंदर होता है भाई विकिरण बराबर, दोनों विकिरण बराबर होते हैं। AC बराबर मान सकते हैं, जो भी इस प्रकार होगा, AC बराबर BD, तो ये विकिरण बराबर होते हैं। अगर चारों भुजाएं, यानी चारों भुजाएं कैसे निकालोगे, दूरी सूत्र से ही तो निकलेगी। AB है, A का निर्देशांक दे रखा है, B का निर्देशांक दे रखा है, तो दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी AB भुजा की लंबाई होगी। तो ऐसे ही चारों भुजाओं की निकालेंगे और साथ में जो दोनों विकिरण हैं अगर वो भी बराबर हैं तो वो क्या होगा, वर्ग होगा आपका। समझे बात। दूसरी चीज, अगर विकिरण बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। सिंपल बात है। अगर आप कहें 2 भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही हैं तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं आयत होगा या फिर आपका समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन विकिरण बराबर है तो वो आयत हो जाएगा, और विकिरण बराबर नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये आपके छोटी छोटी चीजें आएंगी, तो वो पढ़ते हैं हम दूरी सूत्र के उपयोग। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूरी सूत्र के उपयोग। यही है, बस आपको लिखवाने हैं बस ये, बाकी मैंने बता दिए, बाकी ये चीजें हैं, लिखवा देता हूं मैं भाई। दूरी सूत्र के उपयोग। ठीक है, नंबर 1, 3 बिंदु A, B, C सहरेख होंगे। अभी मैंने बताया 3 बिंदु सहरेख होंगे, कब होंगे यदि छोटी दूरियों का योग जो आपकी छोटी दूरियां हैं, छोटी दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के बराबर हो, छोटी दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के बराबर हो। कैसे समझे क्या आप, मान लीजिए 3 बिंदु हैं आपके A B C। अब ये सहरेख होंगे कब, जब छोटी दूरी AB प्लस का BC बराबर किसके हो, टोटल AC के। बताओ, ये सहरेख ही होगी ना, तीनों बिंदु क्या होंगे, सहरेख होंगे यदि छोटी दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के बराबर हो। तो ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरी बात हम करते हैं, अब देखो 2 छोटी दूरियों का योग, 2 छोटी दूरियों का योग तीसरी जो भुजा है उससे बड़ा हो,
तीसरी भुजा है उससे बड़ा हो, छोटी दूरियों का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तो वो त्रिभुज के शीर्षों को व्यक्त करते हैं। आप सब जानते हैं त्रिभुज के अंदर मैंने जब ट्राइंगल पढ़ाया था तो उसके अंदर ये चीजें मैंने आपको बताई थी। क्या? नंबर 2 क्या है भाई? दो दूरियों का योग सदैव तीसरी से बड़ा होने पर, दो दूरियों का योग सदैव तीसरी से बड़ा होने पर, दो दूरियों का योग सदैव तीसरी से बड़ा होने पर ये जो बिंदु है वो किसको व्यक्त करेंगे? त्रिभुज के शीर्षों को। बड़ा होने पर बिंदु त्रिभुज के शीर्षों को व्यक्त करते हैं। बिंदु त्रिभुज के शीर्षों को व्यक्त करते हैं। समझे बात को? नंबर 3 पर हम बात करते हैं कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात करें। समकोण त्रिभुज कब होता है? त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा यदि समकोण त्रिभुज होगा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा कब? जब ए बी स्क्वेयर बराबर प्लस का बी सी स्क्वेयर बराबर किसके? ए सी स्क्वेयर। यही तो हम पढ़ते आए हैं। समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय यही तो कहती है कि बड़ी भुजा दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यही तो हम पढ़ते आए हैं, तो यही मैंने बात लिखवाई है, कोई नहीं थोड़ी ना लिखवाई है। वही बात आप लिख सकते हैं। यानी जो हम बात करते हैं कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये बात आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि ए बी बराबर बी सी, यानी दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और अगर बात करें समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज कब होगा? जब तीनों ही दूरियां बराबर हो। समबाहु त्रिभुज होगा यदि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी तीनों ही जो आपकी भुजाएं हैं, तीनों ही जो दूरियां हैं, अगर वो तीनों दूरियां आपकी बराबर हैं तो वो त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और ऐसे ही समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, एक चीज और है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण लिख लेना अच्छे से। क्या होता है भाई समकोण समद्विबाहु त्रिभुज? यानी एक तो ए बी बराबर बी सी, दो भुजा बराबर हो, सीधी सी बात है, या फिर ए सी का स्क्वायर, यानी जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर, और जो दो छोटी भुजाएं हैं उनके, यानी दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर समद्विबाहु है तो दोनों भुजा तो बराबर होगी, और दोनों का योग, यानी एक ही बात है समकोण समद्विबाहु, यानी 2bc स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर जो भी एक भुजा और बची है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, यानी 2ab स्क्वायर कर सकते हैं, 2ab स्क्वायर। तो ये भैया आपके हैं त्रिभुज, यानी तीन जो शीर्ष होंगे उसको इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। अगर तीन शीर्ष हैं तो आप इस सूत्र की सहायता से उसे व्यक्त कर देंगे। अब देखो एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसका लिखो आप इस चीज़ को, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई ये, और ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं है। वैसे ये नॉर्मल जानकारी है, सबको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि आप मैथ से हैं तो इतनी तो जानकारी आपको होगी भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ भाई आपको, भाई थोड़ा सा अगर आपको चेता नहीं है तो चेता कर लो इस चीज़ के लिए। बिल्कुल फ्री के नंबर हैं इस टॉपिक के, तो भाई जितने भी आपके
12-13 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, 15 क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल फ्री के 30 नंबर का काम। बस थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान से सुनते रहिए, बिल्कुल आराम से मैं चीज़ें करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन देखो, ए 2,4, बी दिया है आपको 4, -2, सी दिया है -3, -1, -3, -1। किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं? किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं? किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं? ठीक है, ए बी सी किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं ये आपको बताना है। तो यानी कैसे बता पाएंगे भाई आप इसे? सीधे तौर पर आपको दूरियां निकालनी पड़ेंगी। तीनों जो शीर्ष दिए हैं उनकी दूरियां, यानी ए बी बी सी ए सी, ये तीनों दूरियां निकालेंगे। और जो भी आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी मैंने आपको पिछले स्लाइड के अंदर जो भी चीज़ें लिखवाई थी, वही चीज़ें आपको देखनी है और कौन सा त्रिभुज बन रहा है ये बताना है आपको। तो देखो, सबसे पहले हम ए बी दूरी निकालते हैं। अब दूरी आपको निकालने आ गई, कैसे निकालोगे? यानी वही x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगाना है और अंडर के अंदर ये चीजें लिखोगे। तो x2 - x1 क्या हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 -4 -4 कितना हो गया? -6 और -6 का वर्ग कितना होगा? 36 प्लस का हो जाएगा। तो 36 और 4 40, √40। अब √40 को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं? देखो, यहां से मैं 4 × 10 ऐसा लिख सकता हूं, 4 बाहर आ जाएगा, यानी 2 √10 ऐसा लिख सकता हूं भी मैं से। एक ही आ गया। दूसरी चीज अगर हम बात करें BC निकालते हैं। BC कैसे निकलेगा? देखो, वही आपके पास, तो वही आपको पता है, x2 - x1 -3 -4 ये कितना हो गया? -3 -4 कितना हो गया? ये -7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 49 हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये देखो, -1 ये हो गया, प्लस का हो गया, तो यानी प्लस का 2, यानी 1 बच गया आपके पास। तो यहां पर आप सीधे तौर पर कह सकते हैं प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो गया √50। अब √50 को आप कैसे लिख सकते हैं भाई? √50 को 25 × 2 लिख सकते हैं। 25 × 2 और 25 बार आएगा तो मतलब 5√2। ऐसे ही CA या AC कह सकते हैं, एक ही बात है, वही सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से घटा दो, तय -3 -2 आप घटाएंगे, -3 और -2 कितना हो गया? 5 5 का वर्ग 25 हो गया भाई। ऐसे ये घटाएंगे तो ये भी 5, ये भी 25, तो ये भी √50। और देखते ही आप समझ चुके होंगे क्या कि ये तो आपके पास हो गया AB, BC हो गया, ये हो गया AC। अब देखो, दो भुजाएं BC और AC आपके पास बराबर हैं। दो भुजाएं, 3 आप त्रिभुज पढ़ रहे हैं, दो भुजाएं बराबर हों तो आप कौन सा त्रिभुज कहते हैं? उसे समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या हो गया आपका भाई? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 4 बिंदु के लिए वही चीजें जो अभी मैं आपको बता रहा था, 4 बिंदु के लिए हम पढ़ने वाले हैं। लिख लो, 4 बिंदु ABCD असरेखीय हो तो उनके लिए क्या क्या चीजें होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। 4 बिंदु ABCD असरेखीय हो तो चार बिंदु A, B, C, D असरेखीय हो तो ठीक है। 4 बिंदु असरेखीय हो तो नंबर 1 वर्ग के शीर्ष होंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग कब होगा, वर्ग के शीर्ष कब होंगे? ये वर्ग के शीर्ष होंगे
कब होंगे? जब चारों जो दूरियां आएंगी ए बी बी सी सी डी और जो ए डी है वो अगर चारों दूरियां बराबर आए और साथ साथ में उसके विकिरण भी बराबर आए। अभी हम बात कर रहे थे ना, तो ये क्या होगा? वर्ग होगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता भी होनी चाहिए भाई। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी कह सकते हैं आप, सी डी या ए डी, ठीक है, एक ही बात है, डी ए या ए डी। ये बराबर होनी चाहिए चारों दूरियां, ठीक है। साथ में तथा विकिरण, विकिरण भी बराबर हो। विकिरण कौन से? देखो विकिरण कौन सा होगा? एक तो AC होगा, बराबर होना चाहिए BD के, तो ये विकिरण भी बराबर होना चाहिए। तो यानी इतना ही फर्क है भाई। अगर ये विकिरण बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा, विकिरण बराबर है तो वो वर्ग हो जाएगा। दोनों में इतना ही फर्क है। दूसरा चीज वही समचतुर्भुज के लिए अपन करते हैं, सीधा लाइन लिख भी सकते हैं, चारों दूरियां बराबर, चारों दूरियां बराबर हों वह विकिरण बराबर, वह तो क्या बनेगा भाई? वर्ग बनेगा। ऐसे ही दूसरी चीज हम बात करेंगे किसके बारे में? समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज के शीर्ष होंगे, समझ गए ना? ये समचतुर्भुज के शीर्ष होंगे यदि, समचतुर्भुज के शीर्ष होंगे यदि, कब होंगे समचतुर्भुज के शीर्ष? शाबाश, बता दो मुझे कि चारों तो भुजाएं बराबर हों, लेकिन चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकिरण बराबर हो क्या? नहीं हो। दोनों विकिरण तथा विकिरण है वो बराबर ना हो। विकिरण है वो यानी AC बराबर जो BD है वो नहीं होना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर तो बराबर है, इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। चारों दूरियां बराबर परंतु विकिरण बराबर नहीं। नीचे लिख सकते हैं, चारों दूरियां बराबर परंतु विकिरण है वो बराबर नहीं, विकिरण बराबर नहीं। चारों दूरियां तो बराबर हों लेकिन विकिरण है वो बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आयत के शीर्ष होंगे, आयत के शीर्ष कब होंगे? जब आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकिरण भी बराबर हो, ठीक है। लिखते हैं अपन, तीन नंबर है आयत के शीर्ष हों। आयत के शीर्ष कब होंगे भाई? इसके बारे में हम बात करते हैं। आयत के ठीक है, आयत के शीर्ष कब होंगे? जब चारों भुजाएं नहीं, आमने सामने की भुजाएं यानी AB है वो बराबर हो किसके? BC के। AB बराबर BC के और CD है वो किसके बराबर हो? सॉरी, AB बराबर CD, आमने सामने की भुजा होगी ना, ऐसे मान सकते हैं आप भी। देखो ऐसे आयत मान लीजिए, ठीक है। AB बराबर CD और AD बराबर BC, बस ये बराबर होना चाहिए। यानी AB बराबर तो होना चाहिए आपका CD के, ठीक है, सीधे तौर पर आप कह सकते हैं। और जो BC है वो किसके बराबर होना चाहिए? BC है वो AD के बराबर होना चाहिए। तथा इसके साथ साथ जो विकिरण है तथा AC, ये जो विकिरण है और एक ये रहा, ये दोनों विकिरण भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो यानी आमने सामने की भुजा बराबर, लिख सकते हैं नीचे, आमने सामने की भुजा बराबर तथा विकिरण भी बराबर, क्या? तथा विकिरण भी बराबर। तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होनी चाहिए और विकिरण भी क्या है? वो बराबर होने चाहिए। इधर तक दिख रहा है क्या? ये लो भाई, ठीक है। आमने सामने की भुजा भी बराबर हो और विकिरण भी बराबर हो। तो नंबर 4 हम बात करते हैं, इसी के देखो उल्टे हैं, समांतर चतुर्भुज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनके अंदर। समांतर चतुर्भुज ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो समांतर चतुर्भुज कब होगा? बस यही बात, आमने सामने की भुजा तो समांतर चतुर्भुज के अंदर बराबर होती है लेकिन विकिरण इसके बराबर नहीं होते, है ना, ये बातें हैं। तो समांतर चतुर्भुज में भुजाएं तो बराबर होगी, AB बराबर
CD होगा, BC बराबर AD होगा, लेकिन जो विकिरण है आपके AC बराबर नोट होगा BD, AC और BD बराबर नहीं है। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। ये तो हो गए। अब हम विकिरणों की मध्य दूरी से, यानी दोनों विकिरणों के मध्य दूरी या उनके संपाती होने से भी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। अगर जो दोनों विकिरण है वो संपाती होते हैं, समान अनुपात में होते हैं, तो जो ये चतुर्भुज वाली चीजें बनेगी, आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज आपके होंगे। लेकिन अगर लंबाई की बात करें, लंबाई किस किस के अंदर बराबर होती है, तो आयत और वर्ग के अंदर लंबाई बराबर होती है। लेकिन सम चतुर्भुज, विकिरणों की सम चतुर्भुज और आपका समांतर चतुर्भुज है, उसके अंदर विकिरणों की लंबाई बराबर नहीं होती है। बस ये चीज और है एक, ठीक है। अब विकिरणों के मध्य बिंदु से हम ज्ञात कर सकते हैं, विकिरणों के मध्य बिंदु ज्ञात करके अगर वो मध्य बिंदु संपाती हैं, बस ये चीजें पूछी जाती हैं भैया। देखो क्वेश्चन कराऊंगा तो पता चल जाएगा, सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया भी है और आता भी रहता है, तो मैं कराऊंगा तो पता चल जाएगा आपको। देखो इसके अलावा ये चीजें भी आप चेक कर सकते हैं, कौन सा, विकिरणों से, यानी अगर विकिरणों के मध्य की दूरी हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है, विकिरणों के मध्य बिंदु ज्ञात करो, के मध्य बिंदु ज्ञात करें हम, ठीक है। और इससे अगर ये संपाती हैं, देखो संपाती हैं, संपाती हो तब क्या क्या बनेगा, संपाती हो तो मध्य बिंदु संपाती हैं तो वो सारी चीजें बन जाएंगी क्या, समांतर चतुर्भुज बनेगा। आपका सम चतुर्भुज भी बनेगा, वर्ग बनेगा, आयत बनेगा। बात करें हम लंबाई की, ये तो संपाती है, विकिरणों की लंबाई, एक चीज ये होगी, दूसरी चीज ये होगी, विकिरणों की लंबाई से भी हम जोड़ लेते हैं कि लंबाई, अगर हम विकिरणों की लंबाई की बात करें, अगर विकिरणों की लंबाई बराबर होने पर, यानी दो तीन कंडीशन है, अगर लंबाई बराबर होती है, यानी लिख सकते हैं यहां पर बराबर होने पर, आपने साफ साफ कहा था बराबर होने पर क्या होगा, एक तो आयत बनेगा और एक वर्ग होगा। बराबर ना हो तो बराबर नहीं है तो क्या बनेगा, वही आपके ये समांतर चतुर्भुज। दूसरा बनेगा सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। और विकिरणों के ढाल से भी आप बता सकते हैं, विकिरणों के ढाल, दोनों के ढाल, अगर एक का ढाल m1 दूसरे का ढाल m2, m1 m2 बराबर -1 आता है तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वर्ग बनेगा या फिर सम चतुर्भुज बनेगा। तो एक बार थोड़ा सा ये याद रख लेना, बाकी जब ढाल का टॉपिक आएगा सरल रेखा के अंदर तो उसके अंदर और भी अच्छे से हम बात करेंगे। अगर दोनों लंबवत हैं, विकिरणों का ढाल ज्ञात करके, अगर विकिरणों के ढाल लंबवत हैं दोनों, m1 m2 क्या है -1 है, तो वर्ग और सम चतुर्भुज बनेगा। अगर लंबवत नहीं है तो वो नहीं बनेगा भाई, इतनी बात है। ढाल द्वारा, विकिरणों के ढाल से, विकिरणों के ढाल से बिल्कुल सिंपल है। नंबर 1, अगर लंबवत है, दोनों ढाल लंबवत हैं तो क्या होता है, देखो m1 m2 बराबर क्या होता है -1। अगर दोनों के ढाल हैं, विकिरणों के ढाल, दोनों के ढाल लंबवत हैं तो m1 m2 -1 होगा। तो क्या बनेगा, देखो ढाल लंबवत हैं तो ये क्या बनेगा, देखो वर्ग और एक बनेगा सम चतुर्भुज। क्या बनेगा, वर्ग तथा सम चतुर्भुज। दूसरा, ये तो लंबवत हो गया। अगर लंबवत नहीं है, ये भी तो है ना, लंबवत ना हो, लंबवत ना हो तो लंबवत ना हो तो देखो m1 m2 बराबर नोट -1 होगा। और दोनों के ढाल अगर इस तरह आते हैं तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं आयत बनेगा और एक आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा। अगर लंबवत नहीं है तो एक तो आपका आयत बनेगा और एक आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा। लेकिन अगर लंबवत हैं तो आपका वर्ग और एक सम चतुर्भुज बनने वाला है। तो थोड़ा सा इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो सेकंड ग्रेड 2010 में से कैसे क्वेश्चन बना है।
सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन बना है उसके बारे में भी हम बात करते हैं भाई। एक दो क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। सेकंड ग्रेड 2010, सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर क्वेश्चन बना है, यहां से कैसा बना है इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड ग्रेड 2010 क्वेश्चन देखो कैसा था। बिंदु दे रखे हैं, एक तो आपको a 0,0 दे दिया, दूसरा दे दिया 3,4, b दे दिया 3,4, c दे दिया 7,7 और d दे दिया 4,3 से निर्मित आकृति। इससे क्या आकृति बनेगी ये पूछ रही है, से निर्मित आकृति बतानी है आपको। तो थोड़ा सा आप देखिए आकृति इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो आपको पता तो चल गया कि 4 चीजें बनेगी यहां पर, तो थोड़ा सा इसे व्यक्त कर सकते हैं आप, a b c d, यहां पर बिंदु आप दे सकते हैं। और ये विकिरण हो गया आपके, सभी चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम AB दूरी ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें AB दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो AB का मान हम निकालते हैं, देखो x2 - x1 फटाफट करेंगे। x2 - x1 3 और ये 4, दोनों का वर्ग, देखो 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 25 और √25 यानी √25 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5 आएगा। तो ऐसे दूरी फटाफट आपको निकाल लेनी है। ऐसे ही अगर आप BC निकालते हैं, फिर ये दूरी आ जाती है BC निकालेंगे, वही B और C, तो ये पॉइंट है आपके। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो √ के अंदर लिख दो इसको, x2 - x1 7 - का 3 कितना बचा, 4 की स्क्वायर प्लस का 7 - 4 3 की स्क्वायर, वही आपके पास 5 बच गया अभी। ठीक है, ऐसे ही आप निकालें आगे, फिर CD ज्ञात कर लो। CD ज्ञात करेंगे तो वही आपके पास देखो CD 4 में से यहाँ पर 3, 4 में 7 घटेगा 3 माइनस का 3 स्क्वायर करेंगे तो वही आपके पास प्लस का हो गया। 3 में से यहाँ पर फिर 4, तो ये भी 5 आएगा। फिर आप निकालें AD, तो वही AD आपके पास 4 में से 0, 3 में से 0, 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर बराबर कितना, वही 5। तो यानी चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब चारों भुजाएं बराबर हो गई, एक बात तो क्लियर हो गई कि क्या बनेगा, एक तो आपका सीधे तौर पर बन सकता है, वर्ग बन सकता है और समचतुर्भुज बन सकता है अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि 2 ही चीजें हमने पढ़ी हैं। लेकिन दोनों में से क्या बनेगा, इसके लिए आपको विकिरण ज्ञात करना पड़ेगा कि दोनों के विकिरण बराबर हैं या नहीं है। अगर विकिरण बराबर हैं तो वो वर्ग बन जाएगा, अगर विकिरण बराबर नहीं है तो वो आपका समचतुर्भुज बन जाएगा। तो विकिरण और हमें देखने हैं, विकिरण कौन से, BD और AC ज्ञात करते हैं। पहले अपन AC ज्ञात करेंगे तो एक पॉइंट ये रहा और ये रहा आपका पॉइंट, तो AC ज्ञात करेंगे तो वही आपके पास देखो 7 में से 0, देखो यहाँ से क्या बनेगा, 7 में से 0, 7 में से 0, तो यहाँ पर आप सीधे तौर पर कह सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस का 49। तो यहां से आप देखिए दोनों को, यहां से रिजल्ट भी आप निकाल सकते हैं सीधे तौर पर, दोनों को जोड़कर फिर उससे चीजें व्यक्त कर सकते हैं। 49 × 2 इसको लिख सकते हैं, तो बाहर क्या आएगा 7√2, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। एक BD ज्ञात कर लीजिए, ये चीज और ज्ञात कर लो। BD कहां से, एक तो D ये रहा, B ये रहा। ठीक है, यहां से देखो 4 में से 3 1, 3 में से 4 ये भी 1, तो यानी ये लगभग आपका BD आएगा √2 के आसपास। तो देखो ये दोनों मान बराबर हैं क्या, AC नोट बराबर BD, यानी इसके विकिरण हैं वो बराबर नहीं है, विकिरण बराबर नहीं है तो ये वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा तो क्या बनेगा, ये समचतुर्भुज बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, समचतुर्भुज। वर्ग नहीं है तो क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। और यही आपको बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी, तो समचतुर्भुज बनेगी। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज के आपको 3 शीर्ष दे दे और चौथा शीर्ष ज्ञात करना हो, चतुर्भुज के 3 शीर्ष दे दे फिर आपको चौथा पॉइंट ज्ञात करना हो। तो देखो चतुर्भुज के 3 शीर्ष दे दे, एक चीज आपने पढ़ी थी मध्य बिंदु प्रॉपर्टी कि सभी चतुर्भुज हैं, चाहे वर्ग हो, आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, उनके विकिरणों के मध्य बिंदु हैं वो बराबर होते हैं, विकिरणों के मध्य बिंदु बराबर होते हैं। क्वेश्चन है इस प्रकार, देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। चतुर्भुज के 3 शीर्ष, चतुर्भुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं आपको, शीर्ष
1,3, बी दे दिया 2,4, सी दे दिया 3,3। तब चौथा शीर्ष है, तब चौथा शीर्ष है, वही हम तो व्यक्त करेंगे, पहले वही इसको व्यक्त करना आना चाहिए। ए 1,3, बी दे दिया 2,4, सी दे दिया 3,3 और ये डी आपको निकालना है x, y कह दो, ये x, y निकालना है। अब देखो चतुर्भुज के लिए आपने एक चीज पढ़ी है, मैंने आपको बताया है चतुर्भुज के लिए क्या चीज बताई है, मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई है भाई, अगर आपको याद हो तो क्या बताइए, शाबाश अभी मैंने बताई है, क्या बताइए, अगर थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं चीज़ों को, इतने 45 मिनट से मैं आपके लिए यहाँ पर चीज़ें बक कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो मैंने चतुर्भुज के लिए क्या चीज़ बताई है कि चतुर्भुज में जो विकिरण है, विकिरणों के मध्य बिंदु, अब इस विकिरण का मध्य बिंदु आप ज्ञात करेंगे और ये विकिरण का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, मध्य बिंदु इनके बराबर होंगे। तो यहाँ से आप इस विकिरण के मध्य बिंदु निकाल सकते हैं ना, मध्य बिंदु, किसी रेखा के मध्य बिंदु निकालने मैंने आपको बता दिए x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, तो ये विकिरण के मध्य बिंदु बराबर इस विकिरण के मध्य बिंदु, ठीक है। तो यानी क्या होगा चतुर्भुज के लिए, विकिरण AC के मध्य बिंदु बराबर किसके, विकिरण BD के, विकिरण BD के मध्य बिंदु, ठीक। यहां से हम निकालते हैं, देखो 1 प्लस 3 बटा 2 यानी 4 बटा 2 आ जाएगा, तो यहां पर सीधा ये मध्य बिंदु आ गए इस AC के, और ये 3 प्लस 3 6, और 6 में आप 2 का भाग देंगे तो 3, 2,3 ये आ गए AC के, विकिरण BD के x प्लस कितना था ये भाई, 2 था क्या, हाँ x प्लस 2 बटा 2, x प्लस 2 बटा 2 बराबर होगा y प्लस 4 बटा 2, ठीक है। अब ये इसके मान बराबर होंगे तो बराबर तुलना करा दो, x प्लस 2 बटा 2 बराबर 2 है, तो एक हो गया, y प्लस 4 बटा 2 बराबर 3 है, x प्लस 2 बराबर 4 हो गया, x का मान आ गया 2, ऐसे ही y प्लस 4 बराबर 6 हो गया, y का मान आ गया यहाँ से 2, तो यानी जो बिंदु आएंगे इसके कितने आ गए, x, y का मान 2,2 मान आ गया भाई। बोलो किसी कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या, नहीं है, समस्या तो हम आपकी खत्म करने के लिए आए हैं। तो ऐसे ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे भाई। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कोई, या फिर बाकी हैं बचे, वो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं वो कल कर लेंगे भाई, थोड़े से ज़्यादा बच गए हैं क्वेश्चन। चलो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ भाई मैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि ये पूरा कंप्लीट ही करवा देते हैं, थोड़ा टाइम 10 मिनट और खींच लेंगे भाई, और क्या है। दस मिनट और खींचते हैं, फिर ये पूरा करवा ही देते हैं आज। देखो बिंदु A, बिंदु A 2,-3 है क्या, 2,-3 तथा B 5,4 तथा 5,4 को मिलाने वाली समत्रिभाजित करने वाले बिंदु ज्ञात करो, को मिलाने वाली समत्रिभाजित, को मिलाने वाली समत्रिभाजित करने वाली, समत्रिभाजित ठीक है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु आपको ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजित वही अनुपात आ गया और अंत अनुपात आया है, अंत विभाजित वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप वो बिंदु निकाल सकते हैं, बाकी वरना नहीं निकाल पाओगे भाई। ये आपके पास रेखा है, ये ए बी है और यहाँ से ये समत्रिभाजित यानी 1:3 में, तो यानी m1 m2 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये बिंदु दे रखे हैं 2,-3 और ये दे दिया 5,4 और ये x, y आपको मान ज्ञात करने हैं,
सिंपल है, वही चीज़ें थी क्या, एक्स m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। कहाँ दिक्कत है भाई, x m1 का मान कितना है 1, x2 का मान देखो कितना था, x2 का मान ये रहा 5, प्लस का m2 का मान 3 है और इसका मान 2 है, अपोन में देखो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 4। सम त्रिभाजी, सॉरी सम त्रिभाजी 1:2, 3 अनुपात में, सॉरी 3 भागों में बांट रहे ना तो 1:2 होगा, सॉरी सम त्रिभाजी देखो 3 भागों में विभाजित कर रही है तो सम त्रिभाजी 2 इधर हो गया 1 इधर हो गया, 3 पार्ट में, सॉरी माफी चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जोड़ेंगे तो नीचे कितना आ गया 3, तो x का मान देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर आप निकालें तो देखो यहाँ से 5 और ये यहाँ पर 4 9 और बटे 3, तो यहाँ से जो x का मान है वो कितना आ गया आपके पास 5 और 4 9/3, 3 आ जाएगा। ऐसे ही y का मान ज्ञात कर लो, वही फॉर्मूला m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y का मान m1 का मान 1 है, y2 का मान कितना है अभी 4 है, और यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, इस बार m2 का मान 2 इंटू में 3 आ गया, नीचे कितना आ जाएगा 3, तो 4 और माइनस का 3 माइनस का 6, तो यानी माइनस का 2/3 आपके पास आ जाएगा y का मान। तो ये बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए एक्स वाई के, तो एक तो यहाँ पर 3 आया है और ये माइनस का 2/3, तो ऐसे आपको मान निकालने हैं। ठीक है, आगे देखो और क्वेश्चन करते हैं, लिख लो, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। देखो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी बचे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैंने दे रखे हैं नोट्सों के अंदर प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस उनकी कर लेना। एक क्वेश्चन और बढ़िया करवा देता हूँ, फिर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। बिंदु -2, बाकियों की हिंट दे दूंगा आपको मैं कैसे करना है, ठीक है, तथा 4 कोमा, क्योंकि देखो भाई बड़ी क्लास हो जाती है ना, 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो जाती है, तो उसमें भाई अपलोडिंग में बहुत दिक्कतें आती हैं मुझे, हाँ छोटी छोटी क्लासेस होती है तो उनको मैं अपलोड कर देता हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा देखिए टाइम लगता है इसके अंदर अपलोड होने में, 1 घंटे की क्लास होती है, तो उस वजह से क्लास भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी फिर, इसलिए मैं थोड़ी कम क्लास रखता हूँ, 40-45 मिनट के आसपास, इसलिए बड़ी क्लास नहीं है। बाकी पढ़ाने को तो 2-2, 3-3 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, 1-2 क्लासेज ऐसी आपके लिए आएंगी भी, 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेज मैं आपके लिए डालूंगा, अभी चिंता मत करो आप। बिंदु -2,1 2-2,1 तथा 4,-2 को मिलाने वाली रेखा yx द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। yx द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है, ये क्वेश्चन है आपके सामने भी, ठीक है। देखो बिंदु दिए हैं, ये रहे मिलाने वाली रेखा, तो सीधे तौर पर आप थोड़ा सा रेखा खींचना चाहें तो खींच लीजिए, बाकी कोई जरूरी नहीं है सभी। और यहां पर 4, yx द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है, तो यानी वो अनुपात निकालना है कि किस अनुपात में, m1 m2, इस बार अनुपात निकालना है, मैंने कहा था ना अनुपात भी निकालना पूछ सकता है आपसे, तो या तो आप m1 m2, देखो इसे ऐसे m1 m2 कर लो, उससे अच्छा है कि आप एक अनुपात याद रखना, विभाजित का कहे तो आप k/1 इसका अनुपात मान लेना,
ठीक है, k अनुपात 1 में विभाजित इस प्रकार मानोगे तो वो सूत्र लगाते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर yx के कहा है तो x बराबर 0 और x के करोगे तो y बराबर 0 रखकर दोनों बिंदु आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको देखो किस अनुपात में विभाजित करते हैं तो वो मान निकालने हैं k और इनके। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये निकाल लिया हमने, k अनुपात 1 में करता है, तो आप इसके बिंदु देखो यहाँ से निकालते हैं सीधे सीधे तौर पर जो x और y के मान है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। m1 x2 प्लस का m2 x1 प्लस का m1 सॉरी अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ से x का मान या p के मान एक बात है, तो यहाँ से m1 का मान कितना है k, x2 का मान देखो कितना है, x2 का मान 4, तो k इंटू 4 प्लस का m2 का मान 1 है, 1 इंटू x1 का मान -2 है, तो ये -2 आ गया। नीचे कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, तो k प्लस का 1, तो ये p का आ गया। ऐसे ही q का यानी y वाला के लिए निकालेंगे तो वही आपके पास, तो भाई क्या m1 इंटू x2 का मान कितना है -2, तो यहाँ पर पहले ही -2 लगा दीजिए, प्लस का यहाँ पर प्लस का 1 इंटू 1 आ गया और नीचे आ गया आपका k प्लस 1। अब देखो जो कहा है उसी हिसाब से आप k के मान निकालेंगे। अगर आपसे कहा है कि y अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर कब स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा कब है, स्थित होगा जब x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y अक्ष पर स्थित होगा, यानी x बराबर आप 0 रखते हैं तो y अक्ष पर वो स्थित हो जाएगा। तो यानी x बराबर यहाँ पर आप 0 रखेंगे, तो यानी x का मान तो था, x बराबर तो था, इसको 0 रखेंगे तो यहाँ पर 4k माइनस का 2 k प्लस 1 बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ से आप k का मान निकाल सकते हैं। देखो 4k माइनस का 2 बराबर 0, k का मान आ गया 1/2, तो यानी ये अनुपात आ गया k बराबर k अनुपात 1 अनुपात 2 आ गया। तो यानी अगर y अक्ष पर स्थित है, देखो दोनों चीजें आप लिख रखी है y अक्ष द्वारा, y अक्ष पर स्थित है तो x बराबर 0, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, y अक्ष पर स्थित होगा तो आप x बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ पर x बराबर 0 लेंगे तो आपका k का अनुपात है k अनुपात 1 अनुपात 2 में आपका आ गया। ठीक है, बात करते हैं हम आगे, जब ये अगर आपका y अक्ष पर 0 हो, ठीक है, ये तो हो गया ना। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं y अक्ष पर 0 हो, यानी x अक्ष पर स्थित हो, x अक्ष पर स्थित हो, तो y बराबर 0 होगा। तो y बराबर 0 मतलब ये निर्देशांक 0 होगा, तो माइनस का 2k प्लस 1, ये नीचे वाला 0 वैसे ही हो गया, तो k का मान यहाँ पर देखो क्या आएगा, इधर गया तो k का मान यहाँ भी कितना आया है, देखो ये दोनों पार्ट आपके इधर जाएंगे तो ये वैल्यू भी आपकी यहाँ पर आ गई। शायद थोड़ी सी हमने गड़बड़ कर दी है भाई, उसके अंदर देखो उस हिसाब से तो हमने किया है, यहाँ पर 9 था लेकिन कोई बात नहीं, इस हिसाब से किया तो वही अपना सही है। तो k बराबर भी यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो ये भी k अनुपात 1 अनुपात 2 में आ गया। यानी देखो क्वेश्चन के अंदर था 9 लेकिन हमने 2 से हिसाब से किया है तो उस हिसाब से ये सही है, तो नोट्सों के अंदर आप अच्छे से चेक कर लेना। तो ये देखो आज हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन आपको दे देता हूं। हमने पढ़ा अंत्य विभाजक सूत्र, ठीक है, और बाह्य विभाजक सूत्र और आपका मध्य बिंदु। अंत्य विभाजक सूत्र क्या था, देखो फॉर्मूले याद रखने आपको। अब मेन चीज है फॉर्मूले, वो जो समझाया था वो याद है ना हो कोई बात नहीं, याद समझ में आया है या नहीं आया, लेकिन फॉर्मूले याद रखने हैं। तो देखिए अंत्य विभाजक में क्या होगा, x बराबर x और y के मान यानी m अनुपात m2 अनुपात के अंदर विभाजित करेंगे m1 और m2 अनुपात में, तो वो बिंदु का निर्देशांक निकालने हैं जहां से इस अनुपात में विभाजित करता है। तो x और y हमने माने थे, तो x का मान क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे ही y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, केवल मात्र x2 की जगह y2, x1 की जगह y1। बस बात करें हम बाह्य विभाजन की, ये तो था आपका अंत्य विभाजन। अगर मैं बात करता हूं आपके बाह्य विभाजन की, तो बाह्य विभाजन के अंदर क्या आएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, x का मान निकालना है तो बाह्य विभाजन के अंदर माइनस का आ गया m1 x2 माइनस का m2 x1 माइनस नीचे m1 माइनस m2, यहाँ पर प्लस था, अब दोनों चिन्ह माइनस के आ जाएंगे बाह्य विभाजन में। और y का मान निकालेंगे तो m1 y2 माइनस का m2 y1 और नीचे m1 माइनस m2। ये तो हमने पढ़ लिया अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन के सूत्र। एक बताया था मध्य बिंदु, मध्य बिंदु आप निकालना जानते हैं x1 प्लस x2, दोनों निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये क्या आ गया, आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, जो मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है उसके निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये किया, फिर एक दो क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद दूरी सूत्र के उपयोग हमने पढ़े।
दूरी सूत्र के उपयोग, त्रिभुजों के बारे में, कौन सा त्रिभुज 3 बिंदु आपके सहायक होंगे, कौन सा समकोण त्रिभुज होगा, कौन सा समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु होगा, समकोण समद्विबाहु होगा, इसके बारे में हमने बात की। फिर उसके बाद हमने बात की विकिरणों के आधार पर, यानी जो 4 बिंदु हैं, 4 शीर्ष हों, तो उसमें अगर चारों भुजाएं बराबर हों और विकिरण बराबर हों तो वर्ग बना, चारों भुजाएं बराबर हो विकिरण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज बना, चारों भुजाएं नहीं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकिरण बराबर हैं तो आपका आयत बना, और चारों भुजाएं नहीं, क्या आमने सामने की भुजा बराबर है और विकिरण बराबर नहीं है तो आपका समांतर चतुर्भुज बना। ऐसे ही विकिरणों के आधार पर हमने अगर मध्य बिंदु उनके बराबर हैं या कह सकते हैं संपाती हैं तो वो सारे चतुर्भुज बनेंगे, चाहे वो आपका चारों जितने भी हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत। और लंबाई बराबर होने की कंडीशन में आपका एक तो वर्ग बनेगा और एक आयत बनेगा और उसमें समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज बनेगा। तो ये हमने किया और कुछ क्वेश्चन हमने भी किए। तो ये इस प्रकार ये आपका भाई पार्ट कंप्लीट हो गया है। कल क्लास में कुछ 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उसके बाद नया टॉपिक आपका बिंदु पथ, छोटा सा एक क्लास के अंदर पूरा हो जाएगा कि कौन सा जो वक्र है किस प्रकार का आपका पथ तय करेगा, कोई प्रवलयाकार बनेगा, कहीं वर्त बनेगा, तो वो चीज़ें भी कई बार पूछी जाती हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन वो करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कर देना। देखो 1 घंटे की क्लास आज हमने ली है आप सभी के लिए, वरना आधे घंटे 35 मिनट की होती हैं, तो थोड़ी थोड़ी लंबी क्लासेज आपको मिल रही हैं। जिस प्रकार से हम अरेंज कर पा रहे हैं, जिस प्रकार से मैं जितना मैं दे सकता हूँ उसमें कोशिश मैं कर रहा हूँ कि 1 घंटे की क्लास हो जाए, 50 मिनट की, 45 मिनट की, तो जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।